व मुकर्रमी जनाब मुजीबुर शामी साहब और नजम सहाफ़त जनाब सुहेल बड़ाइच साहब और जनाब शम्सुल उलमा जनाब मुफ्ती मुनीब रहमान साहब और बेशुमार उलूम व फ़नून के जो नजूम यहाँ पाए जाते हैं। मेरा शुमार उन लोगों में होता है कि इतनी बड़ी हस्तियों के दरमियान अगर मजलिस की जूतियों पर भी बिठाया जाओ तो कोई काफ़ी काबिल इज़्ज़त बात है, लेकिन चे जाए कि यहाँ पर बुला लिया जाए और बात करने का मौका भी इनायत हो जाए। इसके लिए मैं जनाब ज़िया नक्शबंदी साहब का शुक्रगुजार और ममनून हूँ। मैंने सिर्फ दो बातें अर्ज़ करनी हैं, एक हासिल मुतालिया है और दूसरी इवज़ मुशाहिदा है। हासिल मुतालिया ये है कि जो नक्शबंदी साहब ने किताब लिखी, इस किताब में जो तरीक़ाकार इख्तियार किया गया मुझे वो बहुत पसंद आया ज़ाती तौर पर। उसकी वजह यह है कि सुहेल बड़ाइच साहब भी जब किसी शख्स को शख्सियत के हिसार से निकालने की कोशिश करते हैं तो बिल्कुल वही तरीका नक्शबंदी साहब ने भी इख्तियार किया, और इसके अंदर से सुहेल बड़ाइच साहब की शख्सियत के अंदर से जो शख्स निकल के आता है वो उतना ही दिलकश और दिलनशीन है जितने हमें सुहेल बड़ाइच साहब अपनी आम जिंदगी में नजर आते हैं। जिस तरह वो धीरे से बात करते हैं, जिस तरह उनके लहजे में एक ठहराव है, जिस तरह कभी उनका लहजा जज्बात से मगलूब नहीं होता, वही सूरत किताब में नजर आती है कि जो आजिज़ी और इनकिसारी इनकी शख्सियत का खासा है वही उस शख्स में नजर आती है जिस पर यह किताब लिखी गई है। और मुझे लगता है कि ये सबसे दिलचस्प हिस्सा है इसमें जहाँ पर ये अपनी कहानी सुनाते हैं। मुझे सुहेल बड़ाइच साहब से एक दावा कुर्बत भी है कि जब ये भलवाल में और जौराबाद में पढ़ रहे थे तो मैं उसी के निवाह में यानी सरगोदा में पाया जाता था। अब सरगोदा का मर्दम खेज खित्ता है कि जहाँ से सुहेल बड़ाइच साहब जैसा सितारा निकला, लेकिन मुझे इस कुर्ब का कोई फ़ायदा नहीं हुआ कि सुहेल बड़ाइच साहब तो बड़े आदमी बन गए, लेकिन मैं हबीब अकरम का हबीब अकरम ही रहा, और अब कोशिश में हूँ कि मैं भी कोई सरगोदा के इस खित्ते की लाज रखूँ। दूसरी इवज़ मुशाहिदा है। इवज़ मुशाहिदा यह है कि जो अभी इलेक्शन का दौरा है और सुहेल बड़ाइच साहब इलेक्शन कवर करने वालों के इमाम हैं, इनकी इब्तदा में ही हम सब काम सीखते हैं और दरअसल इन्हीं के रुख को देख के अपने क़िबले का तयन करते हैं। मुझे एक जिस कश्मकश का सामना है वो बड़ी ज़ाती नोयत की है और बड़ी पेशा वराना भी है। सुहेल बड़ाइच साहब और मुजीबुर रहमान शामी साहब को तल्ख से तल्ख बात कहने का एक ऐसा सलीका है कि जिस पे बस इस खूबी पे दिल चाहता है कि मर मिटा जाए। लेकिन जिस सूरत हाल से मैं गुजर रहा हूँ या जो सूरत मैं देख रहा हूँ हालात की, वो ये है कि इलेक्शन का दौरा है, एक पार्टी को कहीं हिलने की इजाज़त नहीं दी जाती और दूसरी पार्टी को हर तरह की सहूलत मुहैया की जाती है। एक पार्टी जो है उसके कहने पे डिप्टी कमिश्नर और डीपीओ लोगों के खिलाफ केस दर्ज करते हैं, पकड़ लेते हैं, उठा लेते हैं, लोगों के घर गिराए जाते हैं, बच्चों को पकड़ लिया जाता है, बिला वजह जेल में डाल दिया जाता है, और दूसरी पार्टी उसके लिए तमाम का तमाम रास्ता हमवार है। मेरी सुहेल बड़ाइच साहब से दरख्वास्त होगी कि सुहेल बड़ाइच साहब मुझे ये बताएं कि इस तल्ख सूरत हाल को नरम तरीन अल्फाज में कैसे बयान किया जा सकता है। पाकिस्तान के अंदर एक इलेक्शन हो रहा है और इलेक्शन भी ऐसा कि जिसने हमारे मुस्तकबिल का तयन करना है। पूरी की पूरी सोसाइटी एक अजाब से गुजर रही है और हम अपनी आंखों से जो कुछ देख रहे हैं वो इतना तल्ख है कि ज़बान पर लाते हुए खौफ आता है, और कभी ऐसा लगता है कि शायद ये आखिरी फिक्रें हों। तो मेरी अपने असातिज़ा से ये दरख्वास्त है कि वो इस पर भी रोशनी डालें, या तो इस पर ज़िया साहब कोई किताब लिखें, या मुजीबुर रहमान शामी साहब अपने प्रोग्राम में कुछ जिक्र करें, या एक दिन इस कौम के साथ सुहेल बड़ाइच साहब भी गुजारें, क्योंकि सुहेल बड़ाइच साहब हम जो कुछ देख रहे हैं कह नहीं पा रहे, ये इतना बड़ा तजाद है और इतना खुला तजाद है कि इसको बयान करने के लफ्ज़ मेरे पास नहीं है। मैं एक बार फिर जनाब नक्शबंदी साहब आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस मजलिस में समा खराशी का मौका दिया, और अगर कोई बात बुरी लगी हो तो मैं उसके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ। बहुत शुक्रिया।
थैंक यू वेरी मच। आई वाज एक्सपेक्टिंग लाइक दिस। हबीब अकरम साहब हमारे साथ थे और अभी मैं दावत कलाम देना चाहूँगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारी ज़िंदगियों में जिनकी दीद से ईद होती है, लेकिन कुछ वाकई ऐसी पर्सनैलिटी हैं जिनकी दीद से ईद जुड़ी होती है, इसीलिए हम उन्हें मुफ्ती आज़म कहते हैं। सो लेट्स वेलकम मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर मजलिस जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहिब और शमए महफिल जनाब सुहेल वड़ाई साहिब और बानी महफिल अल्लामा ज़ियाउल हक नक्शबंदी साहिब, जनाब सज्जाद मीर साहिब, जनाब सलमान गनी साहिब, सैयद इरशाद अहमद आरिफ साहिब और दीगर मुअज़्ज़ज़ीन, मुकर्रमीन, मुहतरमीन, फुसहा, बुलगा, उदबा, अहले सहाफ़त, अहले कलम और अस्हाब खिताबत। अभी शेर मुझसे पहले एक पेशरो ने पढ़ा, उस हवाले से जनाब सुहेल वड़ाई खुश नसीब हैं कि इन्हें पजीराई के लिए, एतराफ़ सिपास के लिए मरना नहीं पड़ा, बल्कि ज़िंदगी में अल्लामा ज़ियाउल हक नक्शबंदी ने इन्हें ये एज़ाज़ अता कर दिया। मेरे यहाँ आने का मकसद ये नहीं कि मैं और सुहेल वड़ाई साहिब एक सफ़े पर हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं। हम मजहबी लोग हैं। ये आजकल लिबरल, सेकुलर, सोशल डेमोक्रेट और न जाने क्या क्या हैं। ताहम अल्लामा इक़बाल ने कहा था कि भटके हुए आहू को फिर सुए हरम ले चल, इस शहर के खूगर को वसते सहरा दे। तो ये बड़ी कदो कामत वाले सुहेल वड़ाइच में से कोई अंजुमन तलबा इस्लाम वाला सुहेल वड़ाइच निकाल कर हमें दे दें तो हमें खुशी होगी। सफ़ा इसलिए अलग है कि इनके हीरो दारा शिको हैं जो वहदत अदियान का सिंबल थे। हमारे हीरो औरंगज़ेब आलमगीर हैं जो दीन वहदत का सिंबल थे। तो इसलिए रोल मॉडल इनके भी वही हैं जो आपके हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्होंने यही कहा है। और इसके बावजूद सुहेल वड़ाइच मुझे इसलिए पसंद हैं कि वक़ार के साथ, मतानत के साथ, ठहराव के साथ, शराफत के साथ, अल्फाज के चुनाव के साथ बात करते हैं। मुंह से आग के शोले नहीं उगलते। सख्त से सख्त बात प्यार भरे अंदाज में करते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़ गुफ्तार भी यही था कि काना कलाम रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलामन फसलन यफ़हमुहु कुल्लु मन समिअहु, कि अल्लाह के रसूल का अंदाज़ गुफ्तार ऐसा था कि एक एक लफ्ज़ मोती की तरह जुदा जुदा समझ में आता और जो सुनता उसे बात पूरी तरह से समझ में आ जाती। तो मुझे इनके ठहराव का अंदाज़ पसंद है। टकराव मिजाज नहीं है, लेकिन आजकल हज़रत ने कलमी टकराव शुरू कर दिया है।
ان کا لقب قرار پایا مبلغ مفاہمت و مودت، اور ان کے حریف کا انہوں نے دیا کہ مبلغ مخاصمت و منازعات۔ اس لیے یہ رنگ بھی ان کا اچھا ہے۔ جب کچھ عرصے کے لیے دنیا میں آئے تھے تو انہوں نے کالم نگاری شروع کی، تو میں نے تمثیلی کالم نگاری کے عنوان سے ان کے انداز پر ایک کالم لکھا، جسے بعد میں انہوں نے اپنی کسی کتاب کے دیباچے میں شامل کر لیا، اور اس کا پتہ مجھے یاسر پیرزادہ صاحب کے کالم سے ہوا، نہ میں نے کتاب دیکھی اور نہ صاحب کتاب نے مجھے بتایا۔ اس لیے دوسری بات یہ کہ یہاں جناب مجیب الرحمان شامی ہیں، سجاد میر صاحب ہیں، ہم طالب علم ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کی تاریخ کو برتتے ہوئے شعور کی آنکھوں سے دیکھا، سمجھا، اور آج کل تو سب آٹومیٹک ہیں، اور پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے کہ جس کی تاریخ متفق علیہ نہیں ہے۔ ہر ایک کی اپنی اپنی تعبیر، ہر ایک کی اپنی اپنی تصویر۔ ان بوڑھے لوگوں سے میں یہ کہوں گا کہ چلتے ہوئے ایک متفقہ پاکستان کی تاریخ لکھتے ہوئے چلے جائیں، اور پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے کہ جس میں ملک کی تاریخ نہیں پڑھائی جاتی۔ آپ امریکہ میں، یورپ میں، دنیا میں جائیں، کسی نے سائنٹسٹ بننا ہے، کسی نے مارکیٹنگ کا ایکسپرٹ بننا ہے، کسی نے کچھ بننا ہے، لیکن انہیں اپنے ملک کی تاریخ پڑھنی ہوگی۔ اور پاکستان میں جو نسل تیار ہو رہی ہے انگلش میڈیم اسکولوں میں، وہ میڈ ان پاکستان نہیں ہے، بلکہ ان کتابوں میں نہ پاکستان کے نام ہیں، نہ پاکستان کے حوالے ہیں، اور نہ ان سے میڈ ان پاکستان نسل تیار ہوتی ہے۔ ایک اجنبی نسل یہاں پر تیار ہو رہی ہے کہ جن کا اپنی زمین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے میری ان تمام صاحبان علم سے گزارش ہے کہ یہ تحریک چلائیں کہ ایک تو پاکستان میں اردو زبان کا حشر کیا جا رہا ہے، تاریخ کو مسخ کیا جا رہا ہے، کارخانوں میں تاریخ بنتی ہے۔ تاریخ کبھی موضوعی نہیں ہوتی، تاریخ معروضی ہوتی ہے کہ جو چیز جیسی ہے ویسی بیان کر دی جائے۔ پھر یہ قاری کا کام ہے کہ وہ دلائل کی روشنی میں کس کو صحیح سمجھتا ہے اور کس کو غلط سمجھتا ہے۔ میں ایک بار پھر جناب سہیل وڑائچ اور علامہ ضیاء الحق نقشبندی کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اہل علم اور اہل فکر و نظر کی اس حسین مجلس کا انعقاد کیا۔ ایسی مجلسیں ہوتی رہنی چاہیے تاکہ لوگوں کو کچھ نہ کچھ تو اپنے سیاق و سباق اور پس منظر کے بارے میں معلوم ہو سکے۔ بہت شکریہ۔